नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, तकरीबन 3 महीनों से अडानी कांड का जो रहस्य गहराता जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अडानी के सबसे खास आप कह सकते हैं लीडर कहे जा सकते हैं, दोस्त कहे जा सकते हैं, अब तक एक शब्द नहीं बोले, नॉट अ सिंगल वर्ड इस पूरे मामले। और इत्तेफाक देखिए या मोदी जी का दुर्भाग्य देखिए कि अडानी कांड जिस तरह से उलझता जा रहा है और बाहर जाने का कोई रास्ता गौतम अडानी को नहीं मिल रहा, इसी भंवर में मोदी जी फंसते जा रहे हैं। और मोदी जी फंसते जा रहे हैं, साथ साथ में बीजेपी भी कहीं ना कहीं फंसते जा रही है। और अगर बीजेपी फंस रही है, मोदी जी फंस रहे हैं, जो प्रतीक हैं इस वक्त बीजेपी के, तो फिर चुनाव में क्या होने जा रहा है? आने वाले 9 चुनाव इस साल और सबसे बड़ा चुनाव यानी सुपर फाइनल अगले साल, फिर उसमें क्या होने जा रहा है कि अडानी फैक्टर गले की हड्डी बनता जा रहा है मोदी जी की। कितनी विदेश यात्राओं में अडानी जी पीएम के साथ गए, कितने देशों में पीएम के ऑफिशियल टूर के बाद अडानी जी वहां गए। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड अडानी जी? मैं लगातार समय मांग रहा हूं अडानी के घोटाले पर शिकायत देने के लिए, ईडी ने आज तक समय नहीं दिया। अब दोस्तों, अडानी ग्रुप को लेकर खुलासे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक कंपनी जिसका नाम एलारा है, जो मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, इस कंपनी को, एक गुमनाम सी कंपनी, इस कंपनी को अडानी के साथ हिंदुस्तान की डिफेंस का, हमारे देश की रक्षा का एक बहुत बड़ा ठेका मिल गया। अब एक ऐसी कंपनी जिसके बही खाते मालूम नहीं, कौन उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, किसका पैसा लगा है, कौन मालिक मुख्तार है, यह पता नहीं, और उसको डिफेंस के बहुत ही संवेदनशील कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। अडानी की पार्टनर है कंपनी। इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी करी। अब सवाल इस बात का है, जो सरकार अपने को राष्ट्रवादी सरकार कहती हो, राष्ट्रवादी सरकार की कस्में खाती हो, वही सरकार डिफेंस का, अपने ही देश की डिफेंस का, सेना का ठेका किसको दे रही है? एक ऐसी कंपनी जिसके मालिक, मुख्तार, बही खाते किसी को कुछ पता नहीं है देश की एजेंसियों को। तो अगर वो फकीर हैं, उनके पास पैसे को छूते नहीं, देखते नहीं उस तरफ, लालच और लोभ जैसी चीज नहीं है, माया मोह में मोदी जी नहीं फंसे हुए हैं, तो फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अडानी जी पे जांच कराने में इतना क्यों डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? ऐसी क्या बात है, करा दे। शब्द है इंग्लिश में, पार्टनर इन द क्राइम। यदि सरकार शेल कंपनियों के पैसे का स्रोत ढूंढने में नाकाम है, तो सरकार इस क्राइम में पार्टनर है। देश विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, G20 की सदारत, विश्व के कई प्रधानमंत्री, कई बड़े बड़े नेता मोदी जी का गुणगान करते हैं, जो हम आए दिन देखते हैं। वो व्यक्ति मॉरिशियस जैसे देश को यदि पूछे कि हम चाहते हैं कि ये एलारा के पास 9,000 करोड़ कहां से आए, बताइए एलारा इसने क्या काम किया, ये किसकी सब्सिडरी है, तो 2 मिनट में पता पड़ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। अब टाइगर के खुलासे तो आप सुनेंगे, लेकिन साथ में आज एक खास मेहमान हैं। देश के जाने माने बिजनेस जर्नलिस्ट श्रीकांत मोटक जी हमारे साथ होंगे। और ये वो शख्स हैं जो पिछले 30-40 वर्षों से देश के कॉरपोरेट पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, हर कंपनी का शिजरा, हर कंपनी का एक्सरे इनके पास है। और इनको सुनना हमें लगता है आज हमारा और आपका सौभाग्य होगा, तो इनको भी हम सुनेंगे। इनकी बातों में हर शब्द में एक वजन है, तो मोटक साहब को भी सुनेंगे। लेकिन इस बीच एक नई मुसीबत जो मोदी जी के लिए आ रही है अडानी के जरिए, वो ये है कि विपक्ष जैसे अड़ गया हो, संसद नहीं चल रही, भले ही बहाना राहुल गांधी का यूके में बयान हो, लेकिन हकीकत ये है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। विपक्ष की मांग है कि सभी दलों की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक समिति बनाई जाए जो अडानी मामले की जाँच करे। अब भला मोदी जी को ये कैसे मंजूर होगा कि सारी पार्टियों को वो मौका दें कि अडानी पर सवाल पूछें, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से? तो मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा
संकट कह लीजिए, राजनीतिक संकट कह लीजिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत कह लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छे दोस्त की तरह मोदी जी ने हर मुमकिन कोशिश की अपने दोस्त के लिए अच्छे दिन लाने की, और अच्छे दिन लेके भी आए। लेकिन अब ये दोस्त थे, इनसे क्या गुस्ताखी हुई कि मोदी जी के दिन इन्होंने मुश्किल कर दिए। या यूँ कह सकते हैं कि कम से कम मोदी जी के अब अच्छे दिन, ऐसा लगता है, आने वाले नहीं। बहरहाल इस पर बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो नए खुलासे हो रहे हैं और सरकार कैसे घिरती जा रही है, मोदी जी कैसे घिरते जा रहे हैं, ये जो अडानी का पूरा मसला है, जो नए लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, इसके भीतर जाने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा मुद्दा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं दिल्ली में अशोक वानखेड़े टाइगर के पास, और मुंबई में टॉप बिजनेस जर्नलिस्ट, बहुत वेटरन जर्नलिस्ट, सलूट है उनको, श्रीकांत मोढक जी के पास। और इधर हम देख रहे हैं कि अडानी के नाम पर रोज नया खुलासा हो रहा है, रोज नई कोई चीज आ रही। कभी उनका चाइनीज लिंक सामने आता है, कभी उनका मॉरिशस लिंक सामने आता है, कभी उनका जो बड़े भाई है विनोद अडानी उनको लेकर आता है, कभी सेबी ने उनके जांच किस तरह से दबा दी उसको लेकर आता है। आपको क्या लगता है ये जो अडानी मामला है ये शांत नहीं होने वाला है, और मोदी जी के लिए ये दिन ब दिन एक बड़ी मुसीबत बन रहा है? यदि अडानी जी सिर्फ एडिबल ऑयल बेचते होते, या आटा बेचते होते, और बिस्किट बेचते होते, और कोल्ड ड्रिंक बेचते होते, तो हम बोलते थे कि चलो ठीक है भैया, शेल कंपनी इतना हार्म नहीं करेगी। लेकिन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है डिफेंस में है। अडानी जी लॉजिस्टिक्स में, एयरपोर्ट्स में है, सीपोर्ट्स में है। अडानी जी पेट्रोलियम में भी हो सकते हैं, एनर्जी में अडानी जी आ रहे हैं। तो इन बड़े स्ट्रेटेजिक कंपनियों में यदि विदेश का पैसा आता है और वो पैसे का सोर्स मालूम नहीं है, जब तक वो क्लीन मनी नहीं होता तब तक तो मुझे डाउट लेने का अधिकार है कि वो एक मिनट आप ये कहना चाह रहे हैं कि अडानी क्योंकि रक्षा क्षेत्र में है, सुरक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे डिफेंस हो, सेना है, नौसेना है, इंटेलिजेंस है, इस सुरक्षा से जुड़े वो साजो सामान बना रहे हैं, इसलिए उनको अपना बही खाता साफ रखना होगा, उनको जो है पारदर्शिता रखनी होगी, वरना वो खतरा हो सकती है सुरक्षा के लिए देश की। देखिए, हमारे देश में नंबर 2 का पैसा घूम के बाहर से आता है, हमको भी पता है। छोटे मोटा तो आटे में नमक चल जाता है, हर सरकारों में ये हुआ है। ये कोई मॉरिशस और बाकी जगह सेंट पीटर्सबर्ग और ये जो अफ्रीकन या कैरिबियन नेशन में जो आइलैंड्स है, टैक्स हेवन जिसको कहते हैं, कि नई बात नहीं है, बहुत पहले से चलता है। लेकिन डिफेंस क्षेत्र में जब आता है तो क्या वो पाकिस्तान का पैसा है, क्या वो चाइना का पैसा है, क्या ड्रग मनी है, क्या टेररिज्म का मनी है? ये सारा मनी, क्योंकि जिस कंपनी का आज जिक्र हुआ है एलारा, इस कंपनी का 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी के कंपनियों में है, और इस 9,000 जो करोड़ है वो उसका 96% का कॉर्पस है। ये जो एलारा कंपनी है, इस एलारा कंपनी ने विसाका प्रमोटर्स के 56% शेयर लेके रखे हैं। इसका मतलब विसाका कंपनी का कंट्रोलिंग अथॉरिटी एलारा है जी। एलारा ने और इस विसाका ने ये अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी कंपनी फ्लोट की है। मतलब इनडायरेक्टली एलारा ने ही ये एडीटीपीएल जो कंपनी है ये फ्लोट की है, और इस कंपनी में अडानी भी है और अडानी में एलारा भी है। तो हर जगह एलारा है, जहां हाथ डालो वहां एलारा है। आप विसाका में जाओ एलारा है, आप अल्फा डिजाइन में जाओ एलारा है, अडानी में जाओ एलारा है। ये एलारा मॉरिशस की कंपनी है। तो ये मॉरिशस की कंपनी मेरे देश के जो अपग्रेडेशन ऑफ मिसाइल है और रडार का अपग्रेडेशन है, ये ठेका कैसा दिया जा सकता है एक विदेशी कंपनी को, जिस कंपनी का सोर्स ऑफ मनी मालूम नहीं? क्योंकि ये जो एलारा है ये इन्वेस्टर है। एलारा की जो ओरिजिनल मॉरिशस की कंपनी है वो एलारा कैपिटल ये कंपनी है। उसकी इंडियन होल्डिंग कंपनी जो है वो एलारा इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड है। इनका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं, इनका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, इनका ये सिर्फ एक इन्वेस्टर है। और ऐसे इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी में रहते हैं, जो मेरे देश की सिक्योरिटी के
मिसाइल और रडार देखते हैं, तो क्यों नहीं ये सवाल उठेगा कि एलारा का पैसा कहां से आया, एलारा जी में 9,000 करोड़ रुपए कहां से आए? ये मैं सवाल आऊंगा एलारा बता दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आऊंगा टाइगर, आपके पास आऊंगा। आपकी बात एकदम सही है। आपका ये कहना है कि जो डिफेंस सेक्टर में अडानी का पैसा लगा हुआ है और अडानी के पीछे मॉरिशस कंपनी का पैसा लगा हुआ है, और ये जो मॉरिशस की कंपनी, इसके बारे में भारत की जांच एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, मोदी सरकार को कुछ नहीं मालूम। तो खैर, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन मैं श्रीकांत जी के पास जा रहा हूं। श्रीकांत जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, दोस्तों को, कि श्रीकांत जी कई बरसों से स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं, बिजनेस को देख रहे हैं, राजनीति और कॉरपोरेट दोनों को समझ रहे हैं, और आप कह सकते हैं आज के दौर में बहुत से जो युवा पत्रकार हैं उनके लिए एक तरह का ये मार्गदर्शन करते हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, जहां तक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जर्नलिज्म की बात है। और बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीकांत जी, मैं आपसे मोटा मोटी, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, मैं माइक्रो लेवल पर नहीं जाऊंगा, मैं, क्योंकि जो हम हैं या हमारे जो दोस्त हैं जो देख रहे हैं, वो माइक्रो लेवल पे बहुत सी चीजें नहीं समझ पाते, हम भी नहीं समझ पाते। मोटा मोटी जानना चाह रहे हैं कि क्या अडानी का जो मॉडल है बिजनेस का, जिसको मोदी जी ने बहुत कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया, बैकिंग दी सरकार ने, ये जो बिजनेस मॉडल अडानी जी का है, क्या ये गड़बड़ मॉडल है? इस पे कर्जा ज्यादा है, और ये क्योंकि मामला अब सामने आ गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया, आपको लगता है कि अडानी इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे या इस मुसीबत में फंसते चले जाएंगे? बिजनेस मॉडल में ऐसा है कि अभी तो उन्होंने करीबन उनका 36,000 करोड़ शेयर्स प्लेज किया हुआ था, गिरवी रखा था जी। तो हाँ, गिरवी रखा है। तो वो उसमें से कुछ 10,000 करोड़ वो उसको क्लियर कर चुके हैं, और अभी भी 26,000 करोड़ है। नहीं श्रीकांत जी, मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है, अडानी की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये भी और बढ़ेगी? इसमें मैं बोल रहा हूँ उसकी प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, उसके पास पैसा जो है लिक्विड कैश कुछ नहीं है, और सब जगह पे दाम गिरे गए, हाई दाम पे उन्होंने कोलेटरल दिया था और पैसा ज्यादा ले लिया था, तो ये सब तो प्रॉब्लम है। और इन लोग को अगर पैसा भी रेस करना है तो पैसा रेस करना बड़ा मुश्किल होने का है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो भी इंडिया में से पैसा निकाल के जा रहे हैं। अभी ऑन द होल उनकी जो सिचुएशन है बड़ी डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। जी हाँ टाइगर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। मैं एक चीज देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर में अडानी ने पैसा लगाया, फिर अडानी के पीछे मॉरिशस की कंपनियों ने पैसा लगाया, मॉरिशस की कंपनियों में वो पैसा किसका है किसी को पता नहीं है, भारत सरकार कुछ उसके बारे में फैक्ट्स नहीं रख रही, सुप्रीम कोर्ट उसमें जांच कराना चाहता है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि मोदी जी राष्ट्रवाद करते थे, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, झुकेंगे नहीं, इस देश के आगे सर नहीं झुक सकता चाहे कुछ हो जाए। और अमित शाह ने कहा कि जान दे देंगे, अक्साई चिन्ह भी ले लेंगे, पीओके भी ले लेंगे, और ये पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी, इसके रोम रोम में, रग रग में राष्ट्रवाद है। यहां तो सुरक्षा का मुद्दा है। हम तो सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि मोदी जी ऐसे आदमी को बढ़ा रहे थे जिस आदमी का हिसाब किताब लोगों को नहीं पता है। ये कैसे हो गया? मोदी जी इतने नीचे कैसे चले गए? या मोदी जी के वो जो मोरालिटी थी वो कहां थी? या मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है अडानी से? ये सिर्फ राहुल गांधी का प्रचार है क्या? क्योंकि ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि एक आदमी जो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है वो एक ऐसे आदमी को बढ़ा रहा है, अडानी को, जिसके पैसे का हिसाब किताब नहीं, और वो भी डिफेंस सेक्टर में। देखिए दीपक जी, बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सरकार भले ही कहे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक उद्योगपति करके जाते तो है डेलीगेशन में। जहां जहां भारत कोई मदद करता है वो मदद वाया अडानी ही क्यों होती है? चाहे फिर बांग्लादेश का पावर प्रोजेक्ट हो या सोलार पावर प्रोजेक्ट वहां का हो, तुम्हारा श्रीलंका का, या अनिल अंबानी के लिए राफेल्स का जो डील हुआ है वो हो, कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। नहीं तो क्या मोदी जी को पता नहीं था कि अडानी के जो भाई हैं वो मॉरिशस में सब काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला? सबको सब पता है दीपक जी, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। हमारे यहाँ राजनेता जब भाषण देता है, जब 26 जनवरी या 15 अगस्त में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो जनता को एड्रेस करते हैं, लाल किले से वो अपने मतदाताओं को, जनता को एड्रेस करते हैं, वो उनके दिल में हाथ डालते हैं, उनको इमोशनल कर देते हैं।
आपको मैं दक्षिण भारत की फिल्मों का जिक्र करूंगा। दक्षिण भारत की फिल्में हुआ करती थी, वो इतनी इमोशनल होती थी कि लोग थिएटर में रोते थे पिक्चर देख देख के। डायरेक्टर का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता था। वो टेक लेते समय और रीटेक लेता है कि और थोड़ा सा और इमोशनल हो जाओ, रोना चाहिए। लोगों को रुलाने का मतलब पैसा, इलेक्शन मतलब जो फिल्म की जो विंडो होती है उस पर कलेक्शन ज्यादा होना चाहिए। हमारे यहाँ जब राष्ट्रवाद का तड़का दिया जाता है, ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात होती है, ये बातें तमाम तब होती है क्योंकि आपको मतदाताओं को बताना है कि मैं एक ऐसा आदमी यहां बैठा हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस धीरे से अपने वालों को खिलाऊंगा, चुपचाप पीछे से खिलाऊंगा। ये कोई नहीं देखता। क्या अडानी का ग्रोथ या धीरूभाई अंबानी का ग्रोथ ये सत्ताधीशों की कृपा के बगैर हुआ है? इनके बगैर हो ही नहीं सकता आज के डेट में। अच्छा, सिंपल सा सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि प्राइस ऊपर कैसे गए, नीचे कैसे गए। हमारे यहाँ बियर, बुल, तेजड़िया, मंदिरिया ये खेल करते हैं। हमारे यहाँ इनसाइड ट्रेडिंग होता है, हमारे यहाँ अंदर की इंफॉर्मेशन भी की जाती है। शेयर मार्केट में कभी बाहर से, जब फेडरल बैंक अमेरिका में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जब बाहर के इंटरेस्ट कम होता है तो एकाएक हमारे यहाँ शेयर मार्केट में बाहर का निवेश बढ़ जाता है, क्योंकि 3-4% का भी रिटर्न मिला तो उनके लिए बहुत बढ़िया होता है वो जी। तो उसके लिए तो चलो ठीक है, ये तो चलो ट्रेडिंग है, व्यापार है, व्यापार में तो घटा नफा नुकसान होता है। लेकिन आज यदि मेरे अकाउंट में 2 लाख की एंट्री होती है तो मुझे इनकम टैक्स क्यों पूछता है कि ये पैसा आया कहां से? क्या गरज है इनकम टैक्स को पूछने की? मेरे अकाउंट में व्हाइट में है, खत्म करो। वो ब्लैक वाले ने दिया कि व्हाइट वाले ने दिया, काले ने दिया कि पीले ने दिया, मेरे रिश्वत का है कि मैंने घर का सामान बेचा, मैंने देश को बेचा कि मैंने क्या बेचा? मैंने तो बता दिया ना मेरे अकाउंट में पैसा है 2 लाख रुपए। ये क्यों एक सामान्य आदमी को मेरे यहां आया हुआ पैसा कहां से आया, किसका आया, क्यों आया, ये बताना पड़ता है। तो हमारे देश के कारपोरेट सेक्टर को भी बताना होगा, यदि विदेश से पैसा आता है तो कैसा आता है, वो पैसा किसका है। मैं मानता हूं अडानी जी के यहां पे कुछ पैसा वो भी लगा है, क्वींसलैंड फंड है, गवर्नमेंट का पेंशन फंड है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य का गवर्नमेंट का फंड है। वहां से जो पैसा आया है अडानी जी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमने उस पर तो सवाल नहीं पूछा, क्योंकि क्वींसलैंड का जो पेंशनर या एम्प्लॉय का पैसा है वो मुझे मालूम है। उन्होंने यदि अडानी जी को अपने टोटल कॉर्पस में से 0.2% दिया है, तो उन्होंने जर्मनी में भी पैसा लगाया, उन्होंने जापान में भी पैसा लगाया, उन्होंने हांगकांग में भी पैसा लगाया। ये कौन सा मॉरिशियस की कंपनी है भाई जिसको अडानी के सिवा, उसका विश्व अडानी से शुरू होता है और अडानी पे खत्म होता है? 9,000 करोड़। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ टाइगर। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं तो एक फकीर हूं, मैंने तो कभी अपने हाथ से पैसा नहीं छुआ, मैंने 2 रुपए नहीं छुए, मेरी तनख्वाह आई वो सचिवालय के कर्मचारियों को बढ़ गई, मैंने कभी तनख्वाह नहीं छुई, मैंने कभी 100 रुपए का नोट नहीं देखा, मुझसे कोई पैसे से मतलब नहीं, मैं तो चिमटे से भी पैसा नहीं छूता हूं, जब मेरा मन करेगा मैं झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो झोला हूं लेके चलता हूं, फकीर हूं मैं, आई एम अ फकीर, वो ये कहते हैं। तो अगर वो फकीर हैं, उनके पास पैसे को छूते नहीं, देखते नहीं उस तरफ, लालच और लोभ जैसी चीज नहीं है, माया मोह में मोदी जी नहीं फंसे हुए हैं, तो फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अडानी जी पे जांच कराने में इतना क्यों डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? ऐसी क्या बात है, करा दे भाई। फकीर आदमी क्यों डरता है? वो क्यों नहीं जेपीसी फकीर करा रहा है? एक अगर विपक्ष कह रही कि भाई जांच करी जाए तो मोदी जी को जांच करने देना चाहिए, फकीर है वो तो। एक शब्द है इंग्लिश में, पार्टनर इन द क्राइम। यदि सरकार शेल कंपनियों के पैसे का स्रोत ढूंढने में नाकाम है तो सरकार इस क्राइम में पार्टनर है। देश विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, G20 की सदारत, विश्व के कई प्रधानमंत्री, कई बड़े बड़े नेता मोदी जी का गुणगान करते हैं, जो हम आए दिन देखते हैं। वो व्यक्ति मॉरिशियस जैसे देश को यदि पूछे कि हम चाहते हैं कि ये एलारा के पास 9,000 करोड़ कहां से आए, बताइए एलारा इसने क्या काम किया, ये किसकी सब्सिडरी है, तो 2 मिनट में पता पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन शेल कंपनियों पे अभी तक ना बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन, ना कोई अडानी का स्पोक्स पर्सन, ना अंकलेश्वर या अय्यर जैसे जो अडानी जी को विकास गाथा के ध्वजवाहक मानते हैं वो, ना गोदी मीडिया, ना कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये एलारा ही जवाब दे दे
एलारा का इंडिया का जो आउटफिट है, एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जो है, वो जवाब दे दे कि हमारे माता पिता कौन है, हम नाजायज औलाद नहीं है, बता दे ये हमारे माता पिता है, ये हमारा सोर्स है ओरिजिनल, ये हमारी कंपनी है, ये कंपनी का टर्नओवर है, उस कंपनी की सब्सिडरी है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है एलारा। सबके मुंह बंद हो जाएंगे, हम भी सवाल पूछना बंद कर देंगे। लेकिन एलारा का पैसा तो पता पड़े साहब कहां से है। सोनिया के इलाज का खर्चा तो पूछते हैं आप। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पूछ के शशि थरूर के दिवंगत पत्नी ने क्रिकेट टीम कैसी खरीदी, वो पैसा कहां से आया 50 करोड़ रुपए, इसके लिए तो सवाल उठाते हैं। लालू के 4 फ्लैट की जांच भी करा रहे हैं। हाँ, 50 करोड़ पे सवाल उठाते हो, 9,000 करोड़ पे आप चुप हैं क्या? 50,000 करोड़ और 9,000 करोड़ में फर्क इतना ही है कि 9,000 करोड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो नहीं आए आपके पास जो आपका मुंह बंद कर गए? ये सवाल मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं है तब तक डाउट है, और ये डाउट आपको क्लियर करने के लिए ये तमाम शेल कंपनियों का सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई है। श्रीकांत जी उन कमेटियों के सभी मेंबर्स को जानते होंगे और अच्छी तरह से जानते होंगे व्यक्तिगत रूप से। मैं जितना उनके बारे में स्टडी कर पाया हूं, मुझे अभी भी डाउट है उसमें से कुछ निकलेगा। श्रीकांत जी, आपको क्या लगता है अगर मैं ये कहूं कि अडानी ग्रुप को अगर गवर्नमेंट बैक ना करती, जैसे एयरपोर्ट मिले या सी पोर्ट मिले या जो भी उन्होंने विदेशों में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां जहां मोदी जी गए हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, हर जगह उनको टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। उनको एक बहुत बड़ा सी पोर्ट अभी इजराइल में भी मिला है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की बैकिंग थी तभी अडानी पिछले 6-7 साल में नंबर 1 हो गए थे? वो तो दिख ही रहा है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गवर्नमेंट का फुल बैकिंग है। ये सब एजेंसीज तो कुछ बोलने वाले नहीं है, दैट इज वेरी क्लियर। क्योंकि अभी जो ये सब एजेंसीज तो गवर्नमेंट के कब्जे में है। जिस तरह से चल रहा है, अगर कोई अपोजिशन पार्टी का अगर कोई होगा, ज्यादा बात करेगा तो इमीडिएटली उसके पीछे लग जाती है, न बोले उसका इंक्वायरी चालू हो जाती है, आईटी की इंक्वायरी चालू हो जाती है इमीडिएटली, कुछ भी हो। तो ये तो है, दिस इज नाउ वो एक अपना एक पॉकेट ब्यूरो हो गया है ऑल दिस एजेंसीज जो है। तो ये सब एजेंसीज तो इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि दे माइट इवन मिसलीड कर सकते हैं, मतलब कुछ का कुछ बता सकते हैं, कुछ का कुछ बता सकते हैं, कुछ बताना तो पड़ेगा ना। टाइगर, इस पर आपका क्या टेक है? मैंने तो पहले ही कहा कि श्रीकांत जी उन तमाम लोगों को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से जो कमेटी में है। मैंने भी उनका जितना स्टडी किया, मुझे नहीं लगता उसमें से कुछ निकलेगा। होता क्या है दीपक जी, हिंडनबर्ग ने कई सवालों पे जवाब उठाए। अडानी ने एक 400 पेज का डोजियर निकालकर उसमें से बहुत ही 3-4 सवालों के घुमाते हुए जवाब दिए। उसी डोजियर को एक कमेटी उठा के कहेगी कि अडानी को पूछा, अडानी ने जवाब दिया, हम संतुष्ट हैं जी। जो जवाब का अभी तक सवालों के जवाब नहीं दिए, उसको कुदेरागा कौन? एक तो ये हो गया जो सेबी की एक रिपोर्ट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अपनी इंक्वायरी करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी है। लेकिन जेपीसी क्यों चाहिए? जेपीसी इसलिए चाहिए कि जेपीसी एक एक सवाल का जवाब पूछेगी जो अडानी जी नहीं देना चाहते। रही बात, यदि यही कोई कांग्रेस के नेता की कंपनियां होती तो अभी तक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पहुंच गई होती। तो जब अडानी जी का नाम आता है तो तुरंत आवाज आती है कि टॉमी नहीं दामाद है, बिल्कुल नहीं। टॉमी जी पूछ हिलाने चालू हो जाता है, दामाद जी आके सोफा सेट पे बैठते हैं, टॉमी जी आके एक बार सूंघ के पैर चाट के निकल जाते हैं। ये जांच एजेंसी का हाल है। इस जांच एजेंसी, इसको जनता को सवाल पूछने चाहिए, जनता को अधिकार है, सवाल उठाएगा। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं जितना भ्रमण कर रहा हूं लगातार भारत में विभिन्न राज्यों, वहां लगातार मुझे एक बात समझ में आ गई है कि अडानी के मामले में कुछ गलत हुआ, ये आम जनता तक पता पड़ गया है। इस देश की सारी चीजें अडानी को बेच दी जा रही है, ये कंसेप्ट गया। अडानी माने भ्रष्टाचार, अडानी माने सरकार का दामाद, अडानी माने सरकार की सारी चीजें खरीदने वाला एक बड़ा खरीदार। इसका मतलब फाइनल कमेंट, क्योंकि समय भी हो रहा है, मैं फाइनल कमेंट टाइगर से चाहूँ कि क्या अब आपको लगता है कि मोदी जी इस पे बोलने वाले नहीं है? He will remain silent? सवाल ही नहीं उठता। बोलेंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे तो इतने सवालों के जवाब देने हैं, वो बोले ना तो सरकार की कमियां गिना गिना के कब तक आप अपने पापों को ढकोगे?
अब दोस्तों, आपने टाइगर को भी सुना, आपने श्रीकांत मोदक जी को भी सुना, दोनों हमारे एक्सपर्ट, और इनकी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि आने वाले दिन मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल भरे। उसकी वजह यह है कि रोज़ कुछ ना कुछ नया घट रहा है अडानी केस में, अडानी स्कैंडल में। और अडानी और मोदी, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से विपक्ष ने घेराबंदी कर दी है और एक परसेप्शन बन गया है कि भाई अडानी के हमसफ़र मोदी जी, और मोदी जी अपने को अलग नहीं कर पा रहे। शायद इसी वजह से वो खामोश भी हैं और इस मुद्दे को चाहते नहीं कि इसकी चर्चा हो। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि चुनाव पर इसका असर रहेगा। पहली बार मोदी जी पर बहुत ही गंभीर किस्म के व्यक्तिगत आक्षेप लगे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और कई राज्यों में चुनाव है, जो मैंने कहा, और 2024 में भी सबसे बड़ा फाइनल होने जा रहा है। तो इस पर मैं डेवलपमेंट जो भी होते हैं मैं आपको अपडेट करूंगा और कोशिश करूंगा कि गोदी मीडिया से हटकर जो एक सही स्टोरी है जो आपको बताई नहीं जाती, उस स्टोरी को आपके सामने रखूं, उस कहानी को आपके सामने रखूं, तथ्यों के साथ, फैक्ट फिगर के साथ। तो ये आज का वीडियो था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह की चीज़ें दिखाता नहीं, लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। और फेसबुक है, ट्विटर है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं उस पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। दोस्तों से कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी चैनल सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।